तो बच्चों पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि निर्धनता एक चुनौती है और वो निर्धनता हमारे भारत देश में किस प्रकार से आई। उसमें हमने 4 कारण पढ़े थे। आपको याद तो होंगे कि हमने जाना था कि औपनिवेशिक शासनकाल से ही अंग्रेजों ने हमारे भारत का बहुत अत्यधिक शोषण किया, जिसकी वजह से भारत में निर्धनता व्याप्त रही और वो अब तक भी चलती आ रही है। इसके बाद हमने देखा था कि जो रोजगार प्राप्त करने वाले जो लोग हैं, जिन्हें रोजगार की तलाश है, उन्हें पर्याप्त रूप से रोजगार नहीं मिल पाते हैं। तीसरा कारण हमने जाना था कि हमारे भारत देश में आय की असमानता पाई जाती है। कुछ लोग तो बहुत अमीर हैं और कुछ लोग बहुत ही निर्धन हैं, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच में खाई है और ये निर्धनता को और अधिक जन्म देती है। और चौथा कारण था सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारक। तो वो तो ये निर्धनता के कारण। अब हम पढ़ेंगे कि निर्धनता को रोकने के लिए हमारे भारत देश में कौन कौन से उपाय हो सकते हैं और कौन कौन से उपाय किए गए हैं। तो आइए देखते हैं। बच्चों, जो निर्धनता निरोधी जो कार्यक्रम है, निरोध का अर्थ होता है रोकना, निर्धनता को कम करना, रोकना, उसके जो उपाय है उनको हम 2 भागों में बांटते हैं। एक तो होता है आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन और दूसरा है लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम। अभी नाम आपको बड़े टिपिकल लग रहे होंगे, लेकिन जब हम इनको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे। पहले हम देखते हैं कि निर्धनता निरोधी उपाय, निरोधी वर्ड समझ पा रहे हैं कि निर्धनता को रोकना, ठीक है, रोकना। इसके बाद निर्धनता निरोधी जो रणनीति है वो 2 तरीके से होती है कि किस तरीके से हम निर्धनता को रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं। आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन दिया जाए। हमने कारणों में भी पढ़ा था कि जो आर्थिक वृद्धि होती है वो कैसी है, हमारे भारत देश में कम है और उसी वजह से हमारे भारत देश में निर्धनता व्याप्त है। इसके बाद लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम। लक्षित मतलब एक टारगेट है, हमारा टारगेट क्या है, निर्धनता। उसको हम कौन कौन से कार्यक्रम चलाए गए हैं या चलाए जाएं जिससे कि हम क्या कर सकें, निर्धनता को रोक सकें। तो हम दोनों को 1 बाय 1 पढ़ें। सबसे पहले हम जानते हैं आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन किस प्रकार से निर्धनता को कम करता है। तो बच्चों, आर्थिक वृद्धि आप जानते हैं कि यदि कोई देश वृद्धि करेगा, जैसे हमने चाइना की बात की थी कि चाइना इतना डेवलप कंट्री हो चुका है, अब वहाँ निर्धनता प्रतिशत केवल कितना है, 0.7%। मैं बार बार रिपीट इसलिए करती हूँ बच्चों ताकि आपको याद रहे, आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन भी तो आ सकते हैं इससे रिलेटेड। और भारत में कितना है, 21.9%। यदि हम दोनों की आर्थिक समृद्धि दर को देखें तो भारत की वृद्धि दर तो बहुत कम है चाइना की तुलना में। तो वृद्धि दर जिस देश की अधिक होगी वहाँ पर अधिक रोजगार के अवसर सृजित होंगे। रोजगार के अवसर अधिक सृजित होंगे तो बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा, उनके जो घर का खर्चा है वो निकलेगा और फिर वो निर्धनता रेखा से क्या आ जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे। तो डायरेक्ट रिलेशन है या नहीं है, क्योंकि वृद्धि से ही तो रोजगार के अवसर पनपते हैं। इसको हम इस डायग्राम के द्वारा भी समझ सकते हैं कि आर्थिक वृद्धि से प्रोत्साहन से किस प्रकार से निर्धनता कम होती है। तो बच्चों, जब आर्थिक वृद्धि होती है, ठीक है, तो लाभ होता है। लाभ कैसे होगा, क्योंकि आर्थिक वृद्धि होगी, बहुत सारे जो उद्योग धंधे खोले जाएंगे, तो उनमें जो काम करने वाले लोग हैं और जिन्होंने जो उद्योग धंधे एस्टेब्लिश किए हैं उन लोगों को क्या होगा, लाभ होगा। जिनको रोजगार मिलेगा उनको भी लाभ होगा और इस लाभ की वजह से बहुत सारे अवसर सृजित होते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल पाएगा। जहाँ अभी जो लोग हैं शिक्षित, बेरोजगारी बहुत अधिक है, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, उन लोगों के पास क्या नहीं है, रोजगार नहीं है। लेकिन आर्थिक वृद्धि से क्या होगा, उन लोगों को भी रोजगार मिल पाएगा। तो उससे क्या होगा, मानव संसाधन में निवेश। यदि सभी लोगों के पास रोजगार होगा, सभी लोगों के पास मतलब भुखमरी नहीं होगी, तो वो क्या करेंगे, अपने बच्चों को भेजेंगे, स्कूल भेजेंगे। जो उनका स्वास्थ्य स्तर बहुत डाउन है उसके लिए भी वो क्या करेंगे, इलाज करवाएंगे। मतलब मानव संसाधन में निवेश किया जाएगा, शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में। अब मानव संसाधन में निवेश होगा, जैसा कि मैंने बताया, शिक्षा और स्वास्थ्य में, तो क्या होगा, गरीबी कम हो जाएगी, लोगों में भुखमरी नहीं रहेगी, लोग कुपोषण के शिकार नहीं होंगे। समझ में आ रहा है। तो आर्थिक वृद्धि कई स्टेप में होकर गरीबी को कम करती है। तो बच्चों, हम ये सोचेंगे कि अब आर्थिक वृद्धि यदि क्या करती है, गरीबी को कम करती है, तो हमारे देश भी आर्थिक वृद्धि दर हमारे भारत देश की भी काफ़ी रही है, तो हमारे भारत देश में क्या है, गरीबी कम क्यों नहीं हो पा रही है। यदि हम आर्थिक समृद्धि के आंकड़ों को देखें तो
आर्थिक समृद्धि दर 1950 से 1980 तक निर्धनता में कोई कमी नहीं आई, क्योंकि 1950 से 1980 तक जो दर है हमारे देश में आर्थिक समृद्धि दर वो स्टेबल रही, मतलब हमारे भारत देश ने कोई प्रगति नहीं की। तो भारत देश ने प्रगति नहीं की तो निर्धनता में भी कोई कमी नहीं आई। अब आप समझ पा रहे होंगे कि वृद्धि का निर्धनता से कैसा रिलेशनशिप है। यदि वृद्धि अधिक होती है तो निर्धनता कम होती है। इसको हम इस तरह से लिख भी सकते हैं कि यदि आर्थिक समृद्धि दर क्या होती है, अधिक होती है, तो निर्धनता क्या होती है, निर्धनता होती है कम। ठीक है, अब यहाँ पर आपको दिखा भी रखा है और बता भी रखा है कि 1950 के दशक में निर्धनता अनुमान 45% था। ये हम पहले ही बात कर चुके हैं, जहाँ हमने निर्धनता के अनुमानों की बात की थी। लगभग आधी जनसंख्या क्या थी, गरीब थी, क्योंकि 1950 से 1980 के बीच में समृद्धि दर भी कैसी थी, स्थिर थी। कितनी थी वो भी हम बताएंगे। समझ में आ रहा है सब बच्चों आपको कि 1980 के दशक में भारत की आर्थिक समृद्धि दर विश्व में सबसे अधिक रही। समझ में आ रहा है कि 1950 से 1980 तक तो भारत की समृद्धि दर स्टेबल थी, 3.6% थी, और जो 1980 है वहाँ पर भारत की समृद्धि दर बढ़ी, अर्थात कितनी हो गई, 6% हो गई। तो इससे क्या हुआ, वृद्धि दर अधिक हुई तो भारत में निर्धनता का प्रतिशत भी कम हो गया। आगे बच्चों समझ में, यही बात यहाँ पर है कि आर्थिक समृद्धि दर 1970 में कितनी थी, 3.5। 1980 और 1990 में, 1970 मतलब 1950 से 1980 के बीच में 3.5 थी, जो कि 1980 और 1990 में जाके कितनी हो गई, 6%, जो कि विश्व में सर्वाधिक समृद्धि दर थी। अब आर्थिक समृद्धि दर बढ़ी तो निर्धनता भी कम हो गई। हम उसके आंकड़े हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि निर्धनता किस प्रकार से भारत देश में कंटिन्यू कम होती चली गई। ठीक है, अब इसके बाद विकास ने निर्धनता को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमने बताया कि जैसे जैसे विकास होता है निर्धनता कम होती चली जाती है। विकास और निर्धनता में क्या है, घनिष्ठ संबंध है। समझ में आ रहा है, घनिष्ठ संबंध हमने बता दिया। वृद्धि अधिक तो क्या होगी, निर्धनता कम। यदि वृद्धि कम होगी तो निर्धनता बढ़ेगी, क्योंकि वृद्धि से ही रोजगार के अवसर सृजित होते हैं, बहुत सारे लोगों को काम मिलता है और वो लोग निर्धनता रेखा से ऊपर आ पाते हैं। तो यही है कि आर्थिक समृद्धि और निर्धनता के बीच घनिष्ठ संबंध होता है। हमने वो डायग्राम पूरा समझा था कि आर्थिक समृद्धि से किस प्रकार अवसर होते हैं। अवसर मिलने के बाद लोग मानव संसाधन में निवेश करते हैं, शिक्षा में और स्वास्थ्य में, और ये सब गरीबी के स्तर को क्या करता है, कम करता है। आर्थिक समृद्धि अवसरों को व्यापक बनाती है, मानव विकास के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराती है। ठीक है, क्योंकि मानव विकास के लिए क्या संसाधन चाहिए, शिक्षा और स्वास्थ्य। ये सब किससे आते हैं, आर्थिक वृद्धि दर से। बहुत सारे स्कूल्स खुलेंगे, बहुत सारे हॉस्पिटल्स खुलेंगे जब रोजगार सृजित होंगे तब। ठीक है, कृषि क्षेत्र में समृद्धि से ग्रामीण निर्धनता में कमी आती है। यदि इसी तरीके से कृषि क्षेत्र में यदि आर्थिक समृद्धि होती है तो ग्रामीण जो निर्धनता है उसमें भी क्या आती है, कमी आती है। बहुत सारे लोगों के पास ज़मीन नहीं है, उनको ज़मीन भी यदि उपलब्ध होती है तो भी क्या होता है, जो निर्धनता है उसमें कमी आती है। यदि कृषि क्षेत्र बढ़ेगा तो ग्रामीण लोग भी क्या होंगे, निर्धनता की रेखा से कहाँ आ जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे, क्योंकि वो किस पर निर्भर है, कृषि पर। ये बात तो हम काफ़ी बात कह भी चुके हैं। लेकिन बच्चों क्या हुआ कि जो आर्थिक समृद्धि हुई तो सही, और इससे क्या हुआ, बहुत निर्धनता का प्रतिशत घटा भी। लेकिन ये निर्धनता का प्रतिशत जो घटा वो समान रूप से नहीं घटा, क्योंकि आर्थिक समृद्धि दर का फ़ायदा सभी वर्ग को मिले ये तो आवश्यक नहीं है। तो सरकार ने क्या हुआ, पूरक के रूप में और भी कार्यक्रम चलाए, क्योंकि आर्थिक समृद्धि से निर्धनता प्रतिशत कम हुआ। अभी भी लगभग मैंने आपको इससे बात की थी कि 21.9% लोग क्या हैं, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। और ये किस 9.9% में अधिकतर लोग कौन हैं, हम पहले ही बात कर चुके हैं कि असुरक्षित समूह वर्ग, जो कि क्या है, जिन लोगों तक अभी तक भी क्या नहीं पहुंचती हैं, सारी जो निर्धनता संबंधी जो प्रोग्राम है, उनकी जो कार्यक्रम की जो भी फैसिलिटीज़ है वो उनके पास नहीं पहुँच पाती है। SC ST के जो लोग हैं, हमने बात की थी ना, सामाजिक समूह और आर्थिक समूह, उन लोगों में अभी भी निर्धनता कम नहीं हुई है। हमने इसको बहुत डिटेल में पढ़ा था, आप मेरा वो वाला वीडियो भी उसमें देख सकते हैं। तो उसकी वजह से हमारे भारत में अभी भी निर्धनता व्याप्त है। ठीक है, तो इसके लिए सरकार क्या कर रही है, इसके लिए सरकार ने दूसरी पूरक के रूप में दूसरी नीति अपनाई है। समझ में आ रहा है बच्चों? तो ये जो दूसरी नीति है वो कौन सी है, निर्धनता निरोधी कार्यक्रम। निर्धनता को रोकने के लिए सरकार के द्वारा दूसरे स्टेप के रूप में कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। अब ये कार्यक्रम तो बहुत सारे हैं और आपके सिलेबस पे ये कार्यक्रम दे रखे हैं। ये
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005। पहला कार्यक्रम तो ये है। दूसरा कार्यक्रम है प्रधानमंत्री रोजगार योजना, और मैंने यहाँ पर सबके ईयर्स भी लिख रखे हैं ताकि आप एक ही डायग्राम में याद कर सकें कि आपके सिलेबस में कौन कौन से कार्यक्रम दे रखे हैं जो कि सरकार ने निर्धनता को कम करने के लिए चलाए हैं। जो पहले हमने बात की थी वो तो आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहन, वो तो हर बार बस की नहीं है। तो दूसरे जो कार्यक्रम हैं वो तो चलाए हैं सरकार ने, जिसकी वजह से निर्धनता में क्या आई है, कमी आई है, और ये कार्यक्रम अभी भी चालू हैं जिनसे निर्धनता और भी कम होने की संभावना है। अब ये सारे जो कार्यक्रम हैं उनको हम स्टेप बाय स्टेप आगे देखेंगे। अभी हम इनके केवल नाम देख लेते हैं और ये कौन से ईयर में चलाए गए, ताकि कि आपको छोटे क्वेश्चंस जो आते हैं कि मनरेगा कब चलाया गया, इसका शॉर्ट नाम है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005 को हम शॉर्ट में बोलेंगे मनरेगा। ठीक है, पहले इसका नाम नरेगा था, लेकिन महात्मा गांधी के नाम से इसका नाम मनरेगा कर दिया गया। ये 2005 में चलाया गया। तो ऐसे सबके आपको ईयर्स भी याद रहे, ताकि छोटे क्वेश्चंस में आपसे पूछ लें कि महात्मा गांधी मनरेगा का पूरा नाम क्या है और ये कब चलाया गया। आगे बच्चों समझ में, प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो कि 1993 में चलाई गई। राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम, ये 2004 में चलाया गया। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, ये 1995 में चलाया गया। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ये 1999 में चलाई गई। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000 में चलाई गई, और अंत्योदय अन्न योजना ये भी 2000 में चलाई गई। तो ये जो सारी योजनाएं हैं वो जो हमारे निर्धन परिवार हैं, इसमें अधिकतर कौन है, ग्रामीण लोग हैं, उन लोगों को निर्धनता रेखा से ऊपर लाने के लिए चलाई गई। अब हम सभी को वन बाय वन देख लें। आपके एग्जाम में सभी, अर्थात ऐसे पूछ सकते हैं कि लक्षित निरोधी जो कार्यक्रम है सरकार के द्वारा चलाए गए हैं निर्धनता को रोकने के लिए, वो कौन कौन से कार्यक्रम हैं उनका वर्णन कीजिए, या फिर पर्टिकुलर वन बाय वन की, जैसे कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है, क्या है, कब चलाई गई, इसके बारे में वर्णन कीजिए। ये छोटे क्वेश्चंस में भी पूछ सकता है या वन लाइन क्वेश्चन भी आ सकता है। तो आपको याद रहेगा, आप इन सबको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा और इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005। इसका नाम है मनरेगा। ये इसका लोगो है। आपने यदि कभी देखा हो तो कि मनरेगा, मैंने बताया था इसका नाम पहले नरेगा था, फिर महात्मा गांधी से इसका नाम मनरेगा कर दिया। निर्धनता को कम करने के लिए ये हमारे पूरे देश में चलाया गया सबसे बड़ा कार्यक्रम है, याद रहेगा। इसीलिए ये कार्यक्रम बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसका फ़ायदा बहुत सारे निर्धन लोगों तक भी पहुंचा है। अब इस कार्यक्रम में क्या है, आइए देखते हैं। तो बच्चों, इसका उद्देश्य क्या है, हर घर के लिए कम से कम 100 दिन का रोज़गार उपलब्ध कराना है। अब आपको ये पता ही है कि व्यक्तियों के पास क्या नहीं है, रोज़गार नहीं है। यदि उनके पास रोज़गार नहीं है तो क्या है, उनकी स्थिति बहुत ख़राब है और वो निर्धन बने हुए हैं। तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था कि पहले उनको रोज़गार उपलब्ध करवाएंगे, और कितना, 100 दिन का, 365 दिन होते हैं, उसमें 100 दिन तो उनको रोज़गार उपलब्ध करवाएंगे, क्योंकि कुछ महीने में मैंने बताया था कि कुछ दिन तो उनके पास रोज़गार ही उपलब्ध नहीं होता। मौसमी बेरोज़गारी पाई जाती है, प्रचंड बेरोज़गारी पाई जाती है, हम काफ़ी बार बात कर चुके हैं इनके बारे में। तो 100 दिन का रोज़गार यदि मिलता है तो उनके पास अर्निंग होगी, उसके बदले में गवर्नमेंट क्या देगी उनको, उनकी जो मजदूरी है वो देगी। और उस ऐसा नहीं कि वो फ्री में रोज़गार उपलब्ध करा दिया और पैसा दे दिया, उनसे काम करवाए जाते हैं। काम में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, यदि गाँव में होता है तो खुदाई वगैरह करवा देना, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से कार्यक्रम में इनसे काम करवाया जाता है। और कब, कितने दिनों में के लिए, 100 दिन के लिए कार्यक्रम, कम से कम 100 दिन का रोज़गार परिवार के मेंबर्स को मिलता है, और इससे उनको क्या होती है, अर्निंग होती है, और उनके निर्धनता का स्तर क्या होता है, सही होता है। आया बच्चों समझ में। 1/3 रोज़गार किसके लिए है, महिलाओं के लिए। हमने बताया कि महिलाएं किस में आती हैं, असुरक्षित समूह में आती है, तो उनके लिए भी यहाँ रोज़गार है, और कितना, 1/3, 1/3 मतलब महिलाओं के लिए है। 4.78 करोड़ परिवारों को 220 करोड़ प्रति व्यक्ति रोजगार उपलब्ध। इसका फ़ायदा कितने लोगों को मिला है, 4.78 करोड़ परिवार के कितने लोगों को, 220 करोड़ लोगों को। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये कार्यक्रम कितना बड़ा है, कितने लोगों तक इसकी पहुंच है। अब इसमें भी हमने बात की थी कि SC ST महिलाएं, ये सब किस में आते हैं, असुरक्षित समूह में, जिस पर की निर्धनता की संभावना अधिक होती है। तो उन लोगों के लिए भी रोजगार अधिक सुरक्षित किए गए हैं। SC जो परिवार हैं वो 23%, ST है 17% और वुमेन है
53%, अर्थात जो भी रोज़गार उपलब्ध करवाए जाएंगे उसमें जो SC हैं, अनुसूचित जाति है, उसके लिए 23% और यहाँ अनुसूचित जनजाति को 17% रोज़गार दिए जाएंगे और जो विमन है उनको 53% रोज़गार उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो ये जो योजना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है कि इस योजना में क्या क्या प्रावधान है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ मजदूरी भी दी जाती है। जो औसत मजदूरी है, पूरे देश की औसत मजदूरी यदि निकालें तो 2006-07 में कितनी थी, 65 रुपये, जो कि बढ़कर 2013-14 में 132 रुपये हो गई, जस्ट डबल। वो क्यों हो गई है, क्योंकि आप जानते हैं कि महंगाई बढ़ रही है, तो रोज़गार यदि उनको दे रहे हैं तो उनको उस हिसाब से कंपनसेशन अर्थात महंगाई भी तो के हिसाब से ही तो वेतन देना होगा, तो इसीलिए मजदूरी इतनी हो गई है। अब ये जो मजदूरी है वो अलग अलग राज्यों में भी अलग अलग है। जैसे मजदूरी दर की जो सीमा है वो 281 रुपये प्रतिदिन है हरियाणा के श्रमिकों के लिए और 168 रुपये प्रतिदिन है बिहार के श्रमिकों के लिए, अलग अलग राज्यों में, क्योंकि ये केंद्रीय स्वीकृत योजना है, लेकिन राज्यों में जो मजदूरी है वो अलग अलग दी गई है। केंद्र सरकार में इसके लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कोष, मतलब जहाँ कोष यानी जहाँ से पैसा निकलेगा, तो वो कौन सा है, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष, ये इसकी स्थापना करने की बात है। और राज्य सरकार में भी कि राज्य रोजगार गारंटी कोष स्थापित किया जाएगा, जहां से कि पैसा निकाल के मजदूरों तक वितरित किया जाएगा। आ रहा है बच्चों समझ में? तो इसके जो भी पॉइंट्स हैं कि क्या क्या ये जो मनरेगा है उसमें कितने लोगों को रोज़गार मिल रहा है, कितनी मजदूरी है, आ रहा है बच्चों समझ में? तो ये आपको सबको ध्यान में रखना है। अब हम दूसरी जो योजना देखें जो कि निरोधी कार्यक्रम है, निर्धनता निरोधी कार्यक्रम है, वो क्या है, राष्ट्रीय काम के बदले अनाज 2004 में लागू की गई। काम के बदले अनाज, आप समझ पा रहे होंगे कि गवर्नमेंट क्या करती है, इनको काम उपलब्ध करवाती है निर्धन लोगों को और उसके बदले में इनको अनाज उपलब्ध करवाती है। समझ में आया कि उनको पहले उनसे काम लेगी और उसके बाद में अनाज वितरित करेगी। अब ये देश के 150 पिछड़े जिलों में लागू की गई। ये केवल जो पिछड़े ज़िले हैं देश के, वो गवर्नमेंट ने मॉनिटर की कि कौन कौन से पिछड़े ज़िले हैं, उनमें लागू की गई। ग्रामीण निर्धनों के लिए जिन्हें रोजगार की आवश्यकता है और जो शारीरिक काम करने के इच्छुक हैं, हमने बेरोजगारी की परिभाषा में यही पढ़ा था कि जो कार्य करने के इच्छुक हैं लेकिन उनको कार्य नहीं मिलता, तो उनको सरकार यहाँ पर कार्य उपलब्ध करवाती है इस योजना के तहत। इसके बाद है 100% केंद्रीय वित्त पोषित कार्यक्रम। ये जो योजना है वो किसकी है, केंद्र सरकार की। जैसे हमने मनरेगा के बारे में देखा था कि वो भी केंद्र सरकार की योजना है, उसके लिए अलग अलग फंड स्थापित किए गए हैं। ये भी योजना किसकी है, केंद्र सरकार की है। केंद्र सरकार द्वारा ही निःशुल्क खाद्यान्न इन लोगों के लिए उपलब्ध करवाए जाते हैं जिनसे क्या लिया जाता है, काम लिया जाता है। तो राज्यों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कौन करवाती है, केंद्र सरकार करवाती है और वो निर्धन परिवारों में खाद्यान्न को क्या करते हैं, वितरित करते हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे के लिए यदि हम योजना पढ़े तो वो है प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993। नाम से ही समझ में आ रहा है कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना मतलब रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर सृजित करना। हमने जब शिक्षित बेरोजगारी पढ़ी थी तो हमने यही पढ़ा था कि एक अनाज 100 बीमार, कि हमारे भारत देश में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने स्नातक की, स्नातकोत्तर की डिग्री ले रखी है लेकिन उनके पास कोई रोज़गार नहीं है। अब नौकरी जो है उनके पद तो क्या है, लिमिटेड है। तो इसके लिए जो सरकार है उसने प्रधानमंत्री रोजगार योजना चलाई ताकि कि वो लोग स्वरोजगार अपना कुछ कर सके। इसके लिए उन उपलब्ध अवसर करवाए गए हैं सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार योजना में। समझ में आ रहा है, स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना, लघु व्यवसाय और उद्योग स्थापित करने में सहायता करना। समझ में आए, क्योंकि वो जो बेरोजगार हैं वो लघु उद्योग स्थापित कर सकें, व्यवसाय स्थापित कर सकें ताकि कि वो क्या करें, बहुत आगे बढ़ें और अपनी निर्धनता को कम कर सकें, वो बेरोजगार ना रहें, असहाय वो फील ना करें। इसीलिए सरकार के द्वारा उनको क्या दिया जाता है, स्वरोजगार के अवसर सृजित करवाए जाते हैं। प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो कि 1993 में लागू की गई, याद रहेगी आपको। अगली योजना देखें हम, अगली योजना है ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम 1995। मैंने आपको बताया था कि सारी योजनाएं उसमें क्या क्या प्रावधान है वो सभी आपको याद रखने हैं और इनके नाम भी और साथ में कौन से ईयर में ये लागू की गई। ठीक है,
ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में स्वरोजगार के अवसर सृजित करना, इसका नाम ही क्या है, रोजगार सृजन। मतलब गांव में भी और जो छोटे शहर है वहाँ पर स्वरोजगार, कौन कौन से दुकानें खुलवा देना, जैसे कि हमने पालमपुर गांव की कहानी में देखा था, छोटे छोटे उद्योग धंधे, दुकानें खुलवा देना, समझ में आ रहा है। इसके अलावा परिवहन के साधन है, तो स्वरोजगार के अवसर सृजित करना। 10वीं पंचवर्षीय योजना में 25 लाख नए रोज़गार, अब आप इमेजिन कर पा रहे हैं 25 लाख लोगों को रोज़गार मिला, तो काफ़ी बड़ी बात है। तो इसके द्वारा उपलब्ध करवाए गए कौन सी योजना, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम। ठीक है बच्चों, आगे योजना देखते हैं, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ठीक है, स्वरोजगार, गांव में जो निर्धन व्यक्ति हैं वो अपना कुछ रोज़गार खोल पाएँ, तो इसके लिए भी क्या है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में चलाई गई। इसमें क्या था कि जो गांव के जो लोग हैं उनको स्वयं सहायता समूह उनके बना दिए गए, ताकि बैंकों से उनको क्या मिले, ऋण मिले, और वो अपना कोई रोज़गार खोल सके। आपने कभी पढ़ा होगा SHG के बारे में, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, जो कि क्या होते हैं, स्वयं सहायता समूह होते हैं। वो एक ग्रुप होता है और वो बैंक उनको उस ग्रुप के बिहाफ पे क्या देती है, ऋण देती है। तो वो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में किया गया। निर्धन परिवारों को स्वयं सहायता समूह में संगठित कर बैंक ऋण व सहकारी समिति के संयोजन द्वारा निर्धनता रेखा से ऊपर लाना, उनको ऋण उपलब्ध करवाना, ताकि कि वो कुछ अपना रोजगार के अवसर देख सकें, यदि अपना कुछ स्वरोजगार है तो वो भी वो खोल सकें। किसमें, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जो कि 1999 में लागू की गई। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब लागू की गई और इसमें क्या प्रावधान किए गए, तो आपको इस तरीके से इसका आंसर लिखना है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें जो मैं योजनाओं के बारे में लिख रही हूँ, ये इसको सबको आपको अपनी कॉपी में नोट भी करना है। अब अगली योजना देखें हम, तो अगली योजना क्या है, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। ग्रामोदय का नाम से आपको समझ में आ रहा है गाँव का उदय। जैसे हमने पालमपुर गांव की कहानी देखी थी कि वहाँ पर विभिन्न प्रकार की सुविधाएं हैं, शिक्षा की स्थिति कैसी है, स्वास्थ्य की स्थिति कैसी है, परिवहन के साधन कैसे, तो गांव को उदय करना अर्थात गांव का विकास करना, वही इस योजना में था। और ये योजना लागू की गई 2000 में। अब गाँव का उदय होगा तो वहाँ पर रहने वाले लोगों का उदय भी तो होगा, उनको विभिन्न प्रकार के रोजगार मिलेंगे नहीं मिलेंगे, तो वही चीज़ यहाँ पर है कि प्राथमिक स्वास्थ्य उपलब्ध करवाना, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आश्रय, ग्रामीण पेयजल व ग्रामीण विद्युतीकरण जैसी कुल सुविधाओं के लिए राज्यों को क्या देना, केंद्रीय सहायता देना। विभिन्न राज्यों को केंद्र के से क्या मिलती है, सहायता मिलती है, जिससे वो अपने राज्य के जो गांव हैं वहाँ पर जो बेसिक चीज़ें हैं, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, आ रहा है बच्चों समझ में, तो पेयजल है, इन सभी की सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं। गांव का उदय होगा तो क्या होगा, गांव में रहने वाले जो निर्धन परिवार है उनका भी उदय होगा। तो इस प्रकार से प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना कब लागू की गई, 2000 में, याद रहेगा। अब अगली हम योजना देखें तो वो है अंत्योदय अन्न योजना 2000 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना है बच्चों, और यहाँ पर मैंने इसका वर्णन कर दिया है क्योंकि ये जो योजना है उसके बारे में अगला लेसन भारत में खाद्य सुरक्षा, उसमें भी इसको दिया गया है, तो हम इसको वहाँ पर भी पढ़ते हैं और यहाँ पर भी पढ़ेंगे। वो इसलिए ताकि कि आपके दिमाग में अच्छे से याद भी हो जाए और समझ में भी आ जाए। तो अंत्योदय अन्न योजना, अंत्योदय मतलब बताता है जो बहुत निर्धनता रेखा से बहुत नीचे लोग हैं, अर्थात BPL आपने सुना होगा, बिलो पावर्टी लेवल लोग हैं, उनको अन्न वितरित करना। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे भारत देश में बहुत लोग हैं जो कि भुखमरी से ग्रसित हैं, कुपोषण के शिकार हैं, तो उनको क्या प्रदान करवाना, अन्न प्रदान करना। उसके लिए अंत्योदय अन्न योजना लागू की गई 2000 में, ताकि कि भारत में खाद्य सुरक्षा बनी रहे। इसके बारे में हम अगले लेसन में भी जानेंगे कि ये दिसंबर 2000 में लागू की गई। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आने वाले निर्धनता रेखा से नीचे के परिवारों में से 1 करोड़ लोगों की पहचान की गई। जो भी निर्धनता रेखा से नीचे आने वाले लोग हैं उनमें से कितने लोगों की, 1 करोड़ लोगों की पहचान की गई। हमने बात की थी कि हमारे भारत देश में 27 करोड़ लोग क्या हैं, निर्धन है, तो उसमें से भी मतलब ऐसे लोग जो कि अपने लिए अन्न भी उपलब्ध नहीं है उनके पास, तो उनमें से 1 करोड़ लोगों की पहचान की गई ताकि उनको सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा अन्न प्रदान किया जाए। तो संबंधित राज्य के ग्रामीण विकास विभागों ने गरीब परिवारों का क्या किया, सर्वेक्षण किया कि जो भी इससे संबंधित जो राज्य है हमारे, जिस राज्य में गरीब हैं उसके जो ग्रामीण विकास विभाग हैं उन्होंने क्या किया, उनका सर्वेक्षण किया और उसके आधार पर 1 करोड़ परिवार निकल कर आए। और उनको 2 रुपये प्रति किलोग्राम तो गेहूँ उपलब्ध करवाना, 3 रुपये प्रति किलोग्राम की अत्यधिक आर्थिक सहायता प्राप्त दर पर 25 किलोग्राम क्या अनाज उपलब्ध करवाना। तो उन लोगों को 2 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से 25
किलोग्राम प्रतिमाह क्या उपलब्ध करवाया जाता है? अन्न उपलब्ध करवाया जाता है। अब आप जान सकते हैं कि 2 किलोग्राम गेहूँ तो कहीं नहीं है, लेकिन वो लोग क्या है, खाद्य सुरक्षा उनको मिल सके, वो किसी कुपोषण का शिकार ना बने और उनको एक पोषण स्तर का खाना मिल सके, इसके लिए सरकार अनाज उपलब्ध करवाती है। 2 रुपये प्रति किलोग्राम गेहूँ और 3 रुपये प्रति किलोग्राम की आर्थिक सहायता। समझ में आ रहा है? अनाज मात्रा 25 किलोग्राम से 2002 में बढ़ा दी गई। सरकार को लगा कि नहीं ये तो कम है, तो उसको बढ़ा के 35 किलोग्राम कर दिया गया। और जो परिवार है, पहले कितने थे? 1 करोड़, उनको भी बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 2 करोड़ परिवार इसमें कर दिया गया। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा अंत्योदय अन्न योजना क्या है। तो इस प्रकार से हमने जाना कि लक्षित निरोधी कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम सरकार के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में चलाए गए, ताकि कि जो निर्धनता से जूझ रहे लोग हैं वो निर्धनता रेखा से ऊपर आ सकें। इसके अलावा हमने दूसरी चीज़ जानी कि आर्थिक वृद्धि दर के प्रोत्साहन के द्वारा भी हम निर्धनता को कम कर सकते हैं। तो आपको याद रहेगा कि किस प्रकार से जो हमें निर्धनता को कम करने के उपाय हैं उसको 2 भागों में बांटा गया है। आप उसको अच्छे से लिख कर भी आएंगे और अच्छे से समझेंगे भी। यदि किसी चीज़ पर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप वीडियो रिवाइंड कीजिए, उसको दोबारा सुनिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब आगे की वीडियो में हम क्या जानेंगे? हमने आर्थिक वृद्धि के प्रोत्साहन के द्वारा और निरोधी कार्यक्रम के द्वारा निर्धनता को कम तो किया है, लेकिन अभी भी निर्धनता को कम करने संबंधी बहुत अधिक चुनौती है। वो चुनौतियां क्या हैं उसके बारे में जानेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।